Good morning, students. Today we are going to start part 3 of the chapter The Rise of Nationalism in Europe. In this video, we will discuss about the age of revolutions 1830 to 1848. In the previous video, we discussed about the emergence of nationalism in different countries and the different kinds of situations under which nationalism or the theory of nation state emerged or came into existence in the society. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो. पूरा देखें, अच्छे से देखें और do not skip even a single second part of this video, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा. सबसे पहले हम इसमें लेके चलते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशंस. जैसे आप जानते हैं कि पहले किसी भी तरह की रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती थी. एट दैट टाइम द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स वर देयर. कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स कौन सी होती थी? स्पेशली मोनार्कियल गवर्नमेंट. मोनार्कियल गवर्नमेंट कौन सी होती है? जिसमें मोनार्क होता है, जिसको हम मोनार्की बोलते हैं. मोनार्क, राइट? किंग रूल्स द कंट्री, दैट इज मोनार्कियल कंट्री और मोनार्कियल सिस्टम. सो दिस वॉज कॉल्ड कंजर्वेटिव गवर्नमेंट. इसको कंजर्वेटिव गवर्नमेंट क्यों बोलते थे? क्योंकि कंजर्वेटिव का मतलब होता है ट्रेडिशनल, राइट? तो ट्रेडिशनल में क्या होता है? ट्रेडिशनल जो हमारा पुराना सिस्टम होता है जिसमें किंगशिप होती थी और द पावर्स वर विदाउट काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, द किंग यूज्ड टू डू ऑल काइंड्स ऑफ फंक्शंस. तो इस तरह की जो सरकारें थी कंजर्वेटिव रिजाइम्स, इट मींस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स और द किंगशिप, दे वर ट्राइंग टू get the power more and more and they wanted to consolidate their powers. Understand? तो उस समय वो अपनी पावर्स को सिक्योर करना चाह रही थी और इसके लिए वो काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी. कौन? कंजर्वेटिव रिजाइम्स. रिजाइम्स इसका मतलब होता है गवर्नमेंट. तो यूरोप में ये जो सबसे पहले चीज देखी गई कि कंजर्वेटिव रिजाइम्स वर ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर पावर्स, जबकि दूसरी तरफ क्या हो रहा था? लिबरलिज्म और नेशनलिज्म. लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म. We have discussed in the previous videos what is liberalism and what is nationalism. Liberalism का मतलब होता है चार अलग अलग एरेनाज के अंदर, चार अलग सेक्ट्स में हमने लिबरलिज्म को डिफाइन किया. नेशनलिज्म हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का मतलब होता है जो अपने नेशन के लिए, अपने लोगों के फ्रीडम के लिए, इंडिविजुअल की फ्रीडम के लिए जो फाइट करते हैं और जो ऐसी सरकारें चाहते हैं जो फ्रीडम प्रोवाइड करें, उनको हम लिबरल नेशनलिस्ट कहते हैं. तो एक तरफ तो कंजर्वेटिव रिजाइम्स यानी कि जो पुरानी सरकारें, मतलब पुराने टाइप की जो किंगशिप होती थी, वो कोशिश कर रहे थे अपने पावर्स को कंसोलिडेट करने के लिए. दूसरी तरफ लिबरल नेशनलिस्ट वो कोशिश कर रहे थे कि मोनार्क्स को खत्म किया जाए और जो किंगशिप है, जो भी डायनेस्टिक रूल है, डेस्पोटिक रूल्स हैं या ऑटोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, उसको हटाया जाए और लिबरल सरकारें डिफरेंट कंट्रीज में बने. तो समझ में आ रहा है आपके दोनों अलग अलग आइडियोलॉजिकल और अलग अलग स्ट्रक्चरल जो पॉलिटिकल एरेनास थे वो बने हुए थे. इट मींस फ्रॉम वन साइड कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स, अनदर साइड लिबरल नेशनलिस्ट. ठीक है. अब लिबरल नेशनलिस्ट का इंपैक्ट क्या पड़ा? देखो, लिबरल नेशनलिस्ट के थिंकिंग की वजह से बहुत सारी कंट्रीज में रिवोल्यूशंस होने लगी. किस तरह की रिवोल्यूशंस? किसके अगेंस्ट? किंग्स के अगेंस्ट, मोनार्कियल सिस्टम के अगेंस्ट जो है रिवोल्यूशन होने लगी. फॉर एग्जांपल इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स. उस समय मैं आपको बता दूं कि ना तो इटली थी और ना जर्मनी थी. जस्ट लैंग्वेज के बेस पे कुछ स्टेट्स बने हुए थे और इसी तरह से जर्मनी में भी. तो जर्मन वाज कंसिस्टिंग ऑफ 39 ऑफ फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स और इटली जो है वो 7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था. तो इस तरह से इटली और जर्मनी, दे वर नॉट यूनिफाइड कंट्रीज एट दैट टाइम, जस्ट दे वर डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेट्स. तो इटालियन और जर्मन स्टेट्स में भी इस तरह की रिवोल्यूशन देखने को मिली. आफ्टर दैट प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर से आप क्या समझते हैं? एक कंट्री यूरोप में टर्की. तो टर्की में जो एम्पायर था दैट वाज ऑटोमन एम्पायर और ये काफी स्ट्रॉन्ग एम्पायर था. यूरोप के ज्यादातर पार्ट्स में, स्पेशली साउथ वेस्ट और सेंट्रल यूरोप में इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट था. तो वहां से भी जो स्टेट्स थे वो फ्री होना चाहते थे ऑटोमन एम्पायर से, तो इसके अगेंस्ट भी रिवोल्यूशन होने लगी. इसी तरह से आयरलैंड और पोलैंड में भी रिवोल्यूशंस होने लगी. राइट? गेटिंग माय पॉइंट? तो उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा. सबसे पहले हमने दोनों की बात की, दोनों मींस अपोजिट आइडियाज. आफ्टर दैट, ड्यू टू दीज आइडियाज, लिबरल नेशनलिस्ट in different regions of Europe
द revolutions were against monarchical system started. अब ये जो revolution थी ये कौन कर रहा था? ये कर रहा था लिबरल नेशनलिस्ट। और ये लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे? ज्यादातर कौन थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस पीपल। ये जो मिडिल क्लास पीपल थे ये ज्यादातर एजुकेटेड लोग थे। और इसमें these revolutions were led by middle class people, especially educated people. Understand? For example, school teachers, professors, clerks and commercial educated people, commercial middle class educated people, इन सब लोगों ने इन revolutions को लीड किया। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको एक बार समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो इट इज वेरी चैप्टर फॉर यू पीपल। अब इसमें आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कंजर्वेटिव रिजाइम्स के अगेंस्ट लिबरल नेशनलिस्ट ने रिवोल्यूशन किया, किन किन पार्ट्स में रिवोल्यूशन हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं 1830 टू 1848 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एज ऑफ रिवोल्यूशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रिवोल्यूशन इन फ्रांस। लेट्स डिस्कस जुलाई 1830 अपराइजिंग इन फ्रांस। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड देन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। दिस इज कनेक्टेड टू दिस इंसिडेंट जुलाई 1830। यस, you have to remind the French Revolution and remember once what happened after the French Revolution. French Revolution जो 1789 में हुआ उसके बाद क्या हुआ था? Monarchical system was completely ended and Louis XVI was executed and after that the one kind of republic government set up in France. उसके बाद फिर डायरेक्टरी रूल्स आया, जैकोबिन रूल के बाद में, फिर उसके बाद में आफ्टर दैट डायरेक्टरी रूल नेपोलियन केम इनटू एग्जिस्टेंस। और नेपोलियन जब हार गया था 1815 के अंदर वाटरलू वॉर में, तो आपको याद होगा कि 1815 में फ्रांस में अकॉर्डिंग टू वियना कॉन्फ्रेंस जो हमने पिछले वीडियो में जिसके बारे में डिस्कस किया था, चार पावर्स ने फ्रेंच कॉलोनीज को आपस में बांट लिया था। और फ्रांस में सबसे बड़ा चेंज क्या आया था? फ्रांस में सबसे बड़ा चेंज ये आया था कि बोर्बोन डायनेस्टी 1815 में क्या हुआ था? द बोर्बोन डायनेस्टी, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले बोर्बोन डायनेस्टी के रूलर्स फ्रांस में दे यूज्ड टू रूल एंड लुई 16 वाज द रूलर ऑफ बोर्बोन डायनेस्टी। तो जब 1815 में फ्रांस हार गया, नेपोलियन हार गया था, उसके बाद में वियना कॉन्फ्रेंस में जो पावरफुल यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने क्या किया? दोबारा से बोर्बोन डायनेस्टी को सेटअप कर दिया। कहां पे? फ्रांस में। अब फ्रांस में 1815 में 1804 से लेके और 1815 तक तो नेपोलियन था। आफ्टर दैट इन 1815 द बोर्बोन डायनेस्टी वाज सेट अप इन फ्रांस, राइट? इट मींस इट वाज कॉल्ड न्यू कंजर्वेटिज्म। वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि एक दोबारा से कंजर्वेटिव गवर्नमेंट सेटअप की गई फ्रांस में। बोर्बोन डायनेस्टी का जो है दोबारा से मोनार्कियल गवर्नमेंट आ गई थी। 1815 से लेकर और 1830 तक, 1815 टू 1830 फ्रांस में बोर्बोन डायनेस्टी थी। लेकिन 1830 में क्या हुआ? लिबरल नेशनलिस्ट, जैसे हम बात कर रहे थे, लिबरल नेशनलिस्ट ने रिवोल्यूशंस कर दी मोनार्क के अगेंस्ट और किंगशिप के अगेंस्ट। तो इसी तरह से बोर्बोन डायनेस्टी के अगेंस्ट फ्रांस में एक रिवोल्यूशन हुआ। लिबरल नेशनलिस्ट के लीडरशिप में एक रिवोल्यूशन हुआ जिसको हम जुलाई 1830 अपराइजिंग इन फ्रांस बोलते हैं। आफ्टर दिस रिवोल्यूशन द लिबरल नेशनलिस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ लुई फिलिप, अंडर द लीडरशिप ऑफ लुई फिलिप, यहां पे एक गवर्नमेंट बना दी। कौन सी गवर्नमेंट बना दी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इट मीन्स all the powers were not existed in the king, now the powers were existing in the constitution। और सिर्फ जो मोनार्क है वो क्या करेगा? वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो मतलब ये पूरी की पूरी मोनार्क सिस्टम नहीं था। तो जुलाई 1830 में एक बड़ा चेंज आया फ्रांस में कि लुई फिलिप के लीडरशिप में एक गवर्नमेंट बनी जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल गवर्नमेंट कहते हैं। और बोर्बोन डायनेस्टी वाज रिमूव्ड in this revolution, it is known as July 1830 uprising or revolution।
जब भी फ्रांस में कुछ चेंज आता था तो यूरोप में इसका इंपैक्ट पड़ता था। वंस ड्यूक मेटरनिक कौन था? ड्यूक मेटरनिक वाज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। उसने कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि जब एक बार फ्रांस को जुकाम होता है तो बाकी यूरोप, एक बार फ्रांस को जब छींक आती है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, राइट? सो व्हेन फ्रांस स्नीजेस एंड रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, तो इसका मतलब ये था कि इसका इंपैक्ट जब यहां पे किंगशिप हट गई और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई, यानी कि रिवोल्यूशन हुआ, तो इस रिवोल्यूशन का इंपैक्ट यूरोप के दूसरे देशों में पड़ा। फॉर एग्जांपल सबसे पहला इंपैक्ट पड़ा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ब्रुसेल्स में रिवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से बेल्जियम जो है, बेल्जियम वाज सेपरेटेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स इससे अलग हो गया, यानी कि इससे आजाद हो गया बेल्जियम। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से किसका इंपैक्ट पड़ा? इसका इंपैक्ट पड़ा अपराइजिंग इन फ्रांस जुलाई 1830। आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा, और ये भी समझ में आ गया होगा बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इंसिडेंट। अब चलते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 टू 1832। ग्रीक यानी कि जिसको हिंदी में हम यूनान कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको ग्रीस भी कहते हैं, ये ओटोमन एम्पायर के अंडर में था। इट मींस हियर द रूलर्स ऑफ टर्की यूज्ड टू रूल इन ग्रीस, अंडरस्टैंड? लेकिन ओटोमन एम्पायर वाज वेरी क्रूएल एम्पायर एंड इट रूल्ड इन वेरी रॉन्ग मैनर्स, अंडरस्टैंड? इन मींस ग्रीस। तो इसलिए ग्रीस के लोग जो थे वो उससे इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, और इसलिए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन ग्रीक स्टार्टेड इन 1821। कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? 1821। और इसकी स्पेशल जो फीचर थी वो ये थी कि यूरोप के बाकी कंट्रीज ने भी ग्रीस का साथ दिया, जिनमें से फॉर एग्जांपल जैसे पोइट्स हो गए, ऑथर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, और डिफरेंट टाइप्स के दूसरे लोग, एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप सपोर्टेड ग्रीस पीपल इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर ऑफ टर्की। एक एग्जांपल आपको बताता हूं, लॉर्ड बायरन ये इंग्लैंड का एक पोइट था। ही वाज अ पोइट ऑफ इंग्लैंड। इसने बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करके और वॉर में ग्रीस पीपल की हेल्प की और खुद भी स्ट्रगल किया वहां पे, लेकिन बाद में 1824 में इसकी डेथ हो गई ड्यू टू फीवर। ही डाइड इन 1824। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे कि ग्रीस वॉर में दूसरे देशों के लोगों ने, स्पेशली आर्टिस्ट ने हेल्प की ग्रीस पीपल की। बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई। अभी हम रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे किस तरह से पेंटिंग्स जो है वो इम्पैक्टफुल थी और काफी इफेक्टिव थी। तो 1821 में वॉर स्टार्ट हुआ ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट, और लास्ट में जाके अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, अकॉर्डिंग टू 1832 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम कुस्तुनतुनिया की संधि भी कहते हैं हिंदी में, ये 1832 में साइन की गई। ऑटोमन एम्पायर और स्ट्रगलर्स ऑफ ग्रीक राइट इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके बाद में 1832 में ग्रीक जो है वो आजाद हो गया, एंड दिस वाज द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ ग्रीस। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट in this chapter. The next topic is 3.1. It is the romantic imagination and national feeling. What is the romantic imagination? It is also known as romanticism. Romanticism, what is romanticism? Romanticism was a cultural movement. It was cultural movement for the development of certain types of nationalist feelings. तो nationalist feelings के लिए ये cultural movement था जो चलाया गया था, इसी को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। और एक स्पेशल बात है कि रोमांटिक जो आर्टिस्ट थे उन्होंने ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया, साइंस और रीजन को वो बिल्कुल नहीं मानते थे। तो उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया? उन्होंने फोकस किया इमोशंस एंड फीलिंग्स, राइट? दे फोकस्ड ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब ये होता है रोमांटिसिज्म। तो ये कल्चरल मूवमेंट था और इसमें
इमोशंस और फीलिंग्स और मिस्टिकल फीलिंग्स स्पेशली उनके बिहाफ पे ये नेशनल फीलिंग्स को इमर्ज कर रहा था लोगों के माइंड में. सो द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन. सिर्फ इसी से नहीं आया कि सिर्फ युद्ध लड़े और कंट्री को यूनिफाइड कर दिया या फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो गया. सिर्फ इससे ही नेशनलिज्म नहीं आया. तो नेशनलिज्म किससे भी आया. नेशनलिज्म के लिए कल्चरल जो मूवमेंट था वो भी इम्पोर्टेंट था. सो कल्चरल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन. आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स. इसी तरह का है रोमांटिसिज्म. ठीक है, तो एक कल्चरल मूवमेंट था विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. फोटोज़ में, पिक्चर्स में या पेंटिंग्स में इस तरह की चीज़ें दिखाई गई जिससे कि लोग उसको देखते ही इमोशनल हो जाएं या उनके दिमाग में वो फीलिंग्स आए अपने स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए. सो रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, जैसे मैंने आपको बताया, एंड फोकस्ड इंस्टीड ऑन इमोशंस, intuitions and mystical feelings. जैसे we discussed before a short while, their effort was to create a sense of a shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation. कि उस फोटोज़ के अंदर, पेंटिंग्स में वो दिखाते थे कि how the people are interconnected. So this interconnection of the people connected with their feelings and these feelings connected with the nation. ठीक है, तो जैसे रोमांटिक्स की अगर बात करें तो एक जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड का नाम आता है. जॉन गॉटफ्राइड हर्डर आपको जो है ये नाम बिल्कुल याद रखना. यू हैव टू रिमेंबर. क्लेम दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल. तो कॉमन पीपल को क्या बोला गया? डैश वॉक. आपको याद रखना ये वर्ड क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ सकता है कि डैश वॉक वर द पीपल ऑफ कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी. इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांस. ये फोक वर्ड होता है जो पर्टिकुलर उस लोकल एरिया से बिलोंग करता है. दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वॉक्स जिस्ट वॉज पॉपुलराइज्ड. सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग. अब इसमें देखते हैं ये पेंटिंग देखिएगा. दिस पेंटिंग वॉज मेड बाय यूगेन डेलाक्रोइक्स. 1824 में बनाई गई और इस पेंटिंग में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर अपीयर्ड इन दिस पेंटिंग एंड दे आर टॉर्चर्ड बट दे आर कनेक्टेड विद द फीलिंग्स टू ईच अदर. और जो ओटोमन एम्पायर के जो रूलर्स हैं, लोग हैं, सोल्जर्स हैं, वो उन पर अटैक कर रहे हैं. सो दिस वॉज द मैसेकर एट क्योस एंड द फ्रेंच पेंटर डेलाक्रोइक्स वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर्स. सो दिस ह्यूज पेंटिंग depicts an incident in which 20,000 Greeks were said to have been killed by Turks. Ottoman Empire के तुर्कों ने 20,000 ग्रीक्स को मार दिया था क्योस आइलैंड में. एंड by dramatizing the incident, focusing on the suffering of women and children and using vivid colors, Delacroix sought to appeal to the emotions of the spectators and create sympathy for Greeks. इस तरह की पेंटिंग्स को देख के ऑटोमेटिकली द पीपल जो है वो मतलब कनेक्टेड हो जाते हैं. दे आर इमोशनली कनेक्टेड टू द पीपल दोज हु आर टॉर्चर्ड बाय द क्रूएल पीपल. तो इस तरह से ग्रीस मूवमेंट को सपोर्ट मिला, जैसे हमने अभी इसी वीडियो में स्टार्ट में डिस्कस किया था. तो ग्रीस मूवमेंट को सपोर्ट दूसरी कंट्री से मिला. वो भी क्यों मिला? क्योंकि इस तरह की पेंटिंग्स की वजह से आप भी अगर इस पेंटिंग को देखेंगे तो यू विल हैव द सिंपैथी टू दीज काइंड्स ऑफ पीपल दोज हु आर टॉर्चर्ड. तो इसी को हम कहते हैं रोमांटिसिज्म. आगे चलते हैं. द एम्फसाइज on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate. तो illiterate लोगों के लिए भी जो folk culture था वो काफ़ी important बन गया. This was specially so in the case of Poland. जैसे पोलैंड का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे एंड ऑफ 18th सेंचुरी तक आते आते रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया इन पावर्स ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया था. इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज. तो पोलैंड में क्या देखने को मिला? जैसे कैरोल कुरुस्पिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक.
कैरोल कुरपिंस्की ने ओपेराज और म्यूजिक के जरिए नेशनल फीलिंग को जिंदा किया। टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनेज एंड मजूरका, ये उस टाइम जो है फोक डांसेस के नेम्स हैं पोलोनेज एंड मजूरका, इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। इन डांसेस को उसने क्या बना दिया, नेशनलिस्ट सिंबल बना दिया। लैंग्वेज भी इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। तो इसमें आपको पता है कि जब रसिया ने वहाँ पे ऑक्यूपेशन किया या फिर एनेक्स किया, तो वहाँ पे पोलिश लैंग्वेज को उन्होंने ख़त्म कर दिया स्कूल से, और रशियन लैंग्वेज को उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्पोज कर दिया। 1831 में एक रिबेलियन हुआ, एक विद्रोह हो गया रशियन रूल के अगेंस्ट, और हालांकि इसको क्रश कर दिया गया, लेकिन बाद में देखने को मिला कि लैंग्वेज का इतना इम्पैक्ट था कि पोलैंड के अंदर जो क्लर्गी पीपल थे, राइट, यानी कि चर्च में और बिशप्स एक्सेट्रा होते थे, उन्होंने पोलिश लैंग्वेज बोलनी स्टार्ट कर दी, और ये जो लैंग्वेज है इस तरह से क्या बन गया, नेशनल रेजिस्टेंस का वेपन बन गया। पोलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian। क्योंकि रशियन गवर्नमेंट ने क्या कहा, पोलिश लैंग्वेज को बंद करो, और चर्च में जो बिशप्स होते थे या प्रीस्ट होते थे उनको बोला गया यू विल हैव टू प्रीच इन रशियन लैंग्वेज, बट दे रिफ्यूज टू डू so they were arrested and sent to Siberia। The use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance। तो ये जब पोलैंड के अंदर जब पोलिश लैंग्वेज को यूज़ करना एक सिंबल बन गया कि हम रशियन डोमिनेंस को अपोज कर रहे हैं। सो इन दिस वे यू हैव सीन दैट लैंग्वेज बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखते हैं फोक कल्चर कितना इंपॉर्टेंट बन गया। ग्रिम ब्रदर्स के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, फोक टेल्स एंड नेशन बिल्डिंग। उन्होंने जर्मनी के गाँव में जा जो है परियों की कहानियाँ और फोक टेल्स जो है वो गैदर की, और 1812 में उनको पब्लिश कर दिया। ठीक है, ये ग्रिम ब्रदर्स थे, जैकब और विलियम ग्रिम, जैकब ग्रिम एंड विलियम ग्रिम। ये वर बोर्न इन जर्मन सिटी ऑफ हनाऊ में इनका बर्थ हुआ, जैसे जैकब 1785 एंड विलियम 1786। तो इन्होंने वहाँ पे ट्रैवलिंग किया और 1812 में इसको पब्लिश किया कलेक्शन को, जिसमें फोक टेल्स और स्टोरीज होती थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। पूरे यूरोप में इकोनॉमिक जो क्राइसिस हैं वो देखने को मिली। द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century सो एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। तो आपको याद रखना है कौन सा, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century। इट मीन्स 1800 से और 1850 के बीच में पूरे यूरोप में पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गए, जॉब ढूंढने वाले ज़्यादा हो गए। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउड स्लम्स। और इस तरह से देखा गया कि गाँव से बहुत सारे लोग सिटीज़ में आने लगे, स्लम एरिया ओवरफ्लोड हो गए, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे शहरों के अंदर उनको बहुत भारी कंपटीशन का सामना करना पड़ा और मशीन मेड गुड्स से, जो कि इंग्लैंड से आने लग गई थी। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस्ड देन ऑन द कॉन्टिनेंट। यूरोप में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत जो वो इंग्लैंड से ही हुई थी। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, जैसे कॉटन टेक्सटाइल हो गया, विच वॉज कैरीड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations। क्योंकि peasants को सामंतों को भी पैसा देना, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट देना होता था, साथ में obligations भी, और aristocratic people काफ़ी enjoy करते थे because they were belonging to the royal class। The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी, पॉपुलिज्म का मतलब होता है इतनी ज़्यादा गरीबी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफिल ना हो पाए। अब चलते हैं 1848। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। इसी तरह का एक ऐसा एग्जाम्पल है ये, जहाँ पे फूड शॉर्टेज, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। 1848 में पेरिस में, यानी कि फ्रांस में, पेरिस में
लोग सड़कों पे आ गए, बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। लुई फिलिप नाम सुना हुआ है आपका? लुई फिलिप थोड़ी देर पहले हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया कि जुलाई 1830 में जो रिवोल्यूशन हुआ उसमें बोरबोन डायनेस्टी के किंग को हटा के और लुई फिलिप अंडर द लिबरल नेशनलिस्ट बिकेम द मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क इन फ्रांस। तो लोगों ने लुई फिलिप को पावर से हटने के लिए मजबूर किया एंड अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबाउट 21, क्योंकि फ्रांस में सिर्फ अमीर लोगों को ही राइट टू वोट था, लेकिन नेशनल असेंबली ने जो है रिपब्लिक गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी और उसके बाद में 21 ईयर से ज़्यादा के सभी एडल्ट मेल्स को राइट टू वोट मिल गया और इसके साथ साथ में राइट टू वर्क का भी उन्होंने प्रोक्लेमेशन किया। तो नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for furnished textiles but drastically reduced their payments. तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला कि किस तरह से उनकी पेमेंट्स और जो वेजेस थे वो काफ़ी घट गए थे। द जर्नलिस्ट विलियम वॉल्फ, ये नाम याद रखना है आपको, विलियम वॉल्फ का नाम याद रखना है। उसने सिलेसियन विलेज के लिए ये डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको आप पढ़ के देख सकते हैं कि it was about 18,000 inhabitants. Cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of the workers is extreme and the desperate need for jobs has been taken advantage of by contractors or to reduce the prices of goods they order. 4 जून की सिचुएशन यहाँ पे दे रखी है, किस तरह से उनको हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा था, स्पेशली वर्कर्स को और छोटे जो ट्रेडर्स थे उनको। एंड दिस वाज अबाउट द pricing and the different kinds of situations under the hard conditions. The contractors fled with his family to neighboring village, which however refused to shelter such a person. He returned 24 hours later, having requisitioned the army. In the exchange that followed, 11 weavers were shot. तो इस तरह से weavers और contractors के बीच में किस तरह का यहाँ पे स्मैश्ड कंडीशन देखने को मिली, ये आप इसमें पढ़ के समझ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज 1848, द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। अभी हमने पढ़ा कि फ्रांस में 1848 में किस तरह से हंगर और हार्डशिप की वजह से और जो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्क था उसके अगेंस्ट लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। एंड आफ्टर दैट इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क। एब्डिकेशन का मतलब होता है हटा देना, तो मोनार्क जो है उसको हटा दिया गया एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज, यानी कि सभी मेल को राइट टू वोट मिल गया। सफरेज का मतलब राइट टू वोट, हैड बीन प्रोक्लेम्ड, और इसको प्रोक्लेम किया गया। आफ्टर दैट in other parts of Europe where independent nation state did not yet exist, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ड्यूक मेटरनिक ने एक बार कहा था कि when France sneezes the rest of Europe catches cold, यानी कि फ्रांस में जो भी कुछ होता है उसका इम्पैक्ट पूरा यूरोप पे पड़ता है। तो इस तरह से जब फ्रांस में दोबारा से चेंज आया और बोरबोन डायनेस्टी से फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क आया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क से अब दोबारा से रिपब्लिक जब आया तो उसके बाद में जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन, ये उस समय बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं थे, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स नहीं थे। आपको याद रखना है कि अभी तक नहीं थे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, यहाँ पे भी मैन एंड वुमेन, लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, यानी कि अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड शुरू कर दी और नेशनल यूनिफिकेशन के बारे में भी डिमांड उठा दी। दे टुक एडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। अब वो क्या चाहते थे? नेशन स्टेट चाहते थे जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे चले, जहां पे एक संविधान हो, ठीक है, प्रेस की फ्रीडम हो एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और पार्टीज और ग्रुप बनाने की भी फ्रीडम हो। तो कौन चाहता था ऐसा? लिबरल नेशनलिस्ट चाहते थे, स्पेशली मिडिल क्लास पीपल। कहां पे चाहते थे? उन स्टेट्स में जो अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं थे और यूनिफाइड नहीं थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरी। अब यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं जर्मनी का। इसी तरह से 1848 में इन्हीं अपराइजिंग्स के बीच क्या हुआ? पॉलिटिकल एसोसिएशंस हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। कौन कौन लोग थे? प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रोस्परस आर्टिसंस केम टुगेदर इन द सिटी फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर एक स्टेट था, सिटी थी, वहां पे ये सब लोग इकट्ठा हो गए, जर्मनी के लोग,
और पूरी जर्मनी से आके इकट्ठे हो गए एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाने के लिए इन्होंने जो है कोशिश की। ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च्ड इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो जो इन लोगों ने एक तरह से एक ग्रुप जो है इलेक्ट करके भेजा जिसमें 831 पीपल थे, वो कहाँ पे इकट्ठा हो गए? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। ठीक है, एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर, और ये बिल्डिंग कहाँ थी? चर्च ऑफ सेंट पॉल। कौन सी बिल्डिंग में बुलाया गया? चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो समटाइम्स दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वीन्ड इन चर्च ऑफ सेंट पॉल। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जर्मनी के लिए, एंड टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। और ये कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कंट्री में एक पार्लियामेंट होगी और लेकिन किंग भी होगा, और किंग जो है वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? पार्लियामेंट के सजेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर द क्राउन ऑन द दीज टर्म्स टू फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ये था प्रसिया का किंग। कौन था? प्रसिया का किंग फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। उसको ये प्रपोजल दिया गया। किसने दिया? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे हुए थे उन्होंने दिया। रिप्रेजेंटेटिव्स ने, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे? 831। तो जब इन लोगों ने उसको प्रपोजल दिया तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद में while the opposition of aristocracy and military became stronger, and after that the social basis of parliament eroded, the parliament was dominated by the middle classes who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support। और इस तरह से उसने बाकी किंग्स के साथ मिलके और इस असेंबली को रिजेक्ट करवा दिया और वहाँ से इसको कैंसिल करवाया। एंड आफ्टर दैट द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वीमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद द लिबरल मूवमेंट, क्योंकि सिर्फ उन्होंने मैन के लिए राइट टू वोट मांगा, इन विच लार्ज नंबर्स ऑफ वीमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। उसके बाद वीमेन ने भी राइट टू वोट के लिए स्ट्रगल किया। वीमेन हैड फॉर्म देयर ऑन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस। इस तरह से वीमेन का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्टिसिपेशन था एंड इम्पोर्टेंट रोल था। जैसे वर्ड आप देख पा रहे हैं, फेमिनिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन फेमिनिस्ट होता है जो वुमेन के इक्वल राइट्स के लिए फाइट करता है, सिंपली फेमिनिस्ट। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेड और टू राइट टू वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली। जब असेंबली के इलेक्शन होते थे उस समय उनको राइट टू वोट नहीं मिला। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वीमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। आपको ये भी ध्यान से देखना है कि चर्च ऑफ सेंट पॉल में जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई तो वुमेन को उसमें पार्टिसिपेट नहीं करवाया गया। ठीक है, दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में लिबरल नेशनलिस्ट का इकट्ठा होना, रिप्रेजेंटेटिव्स का इकट्ठा होना, ये था एक लिबरल मूवमेंट। हालांकि ये असफल हुआ क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस ने इसको दबा दिया, बट दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। लेकिन वो पहले की तरह उस तरह की पावर्स गेन नहीं कर पाए जैसे कि पहले किंग के पास पावर होती थी। तो मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। तो अब मोनार्क्स को, यानी कि राजाओं को, किंग्स को ये बात समझ में आ गई थी कि अब कुछ छूट देनी ही पड़ेगी। किसको? लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज को कुछ छूट जो है, रिलैक्सेशन जो है वो देना पड़ेगा, कुछ राइट्स उनको देने पड़ेंगे। Hence, in the year after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. ये वेस्टर्न यूरोप में पहले ही आ चुके थे, अब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप ने भी चेंजेस करना शुरू कर दिया। दस सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर। सर्फडम भी इसी तरह से होता था कि किसी को काम करने के लिए काफ़ी मजबूर किया जाता था विदाउट एनी काइंड ऑफ पेमेंट। तो बॉन्डेड लेबर भी इसी में आता था। वर एबोलिश्ड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनेशंस एंड इन रसिया। दोनों ही जगहों पे बॉन्डेड लेबर और सर्फडम को बंद कर दिया गया। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरियंस। और हैब्सबर्ग रूलर्स ने क्या किया? हंगरियंस को और ज़्यादा आज़ादी दे दी। कब? 1867 में, इन 1867। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। आप ये फोटो जरूर देख सकते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये जो आपको बड़ी सी फोटो दिखाई दे रही है, दिस वन, इट इज द पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया। जर्मेनिया बिकेम द नेशनल सिंबल ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन जर्मनी।
और ये जो है फिलिप वीट ने इस पेंटिंग को बनाया था 1848 में। कब बनाया था? 1848। किसने बनाया? फिलिप वीट, राइट। और ये कॉटन बैनर पे बनाई गई थी। और आप ऊपर देख सकते हैं, दीज आर वीमेन एज ऑब्जर्वर्स एंड दीज आर द 831 रिप्रेजेंटेटिव्स इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, राइट। तो इस तरह से हमने इसको टॉपिक को पूरा कर लिया है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस।